अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज आप लोगों को मेरा गेटअप चेंज लग रहा होगा क्योंकि अभी मैं इस टाइम फुल सर्दी के अंदर आप लोगों को सिखाने आया हूँ। और इसलिए मेरी इस मेहनत पर एक लाइक और एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हाउ यहाँ पर अब अगली एनिमेशन किस तरीके से डालनी है। तो पिछली वीडियो के अंदर अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसके अंदर मैंने प्रॉपर एक एनिमेशन नैफ बार की करके आप लोगों को दिखाई। और आज की इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा मेथड चेंज होगा क्योंकि वो इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो बीच में हम स्क्रॉल ट्रिगर भी लगाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी मज़े की ये वीडियो होने लगी है, तो वीडियो कर लो जी लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी वीडियो। ऑलराइट, तो जी ये आ गए जी हम अपने वी एस कोड के अंदर। और वी एस कोड के अंदर आने के बाद मैं अगर यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो पिछली वीडियो के अंदर हमने सिर्फ ये चीज़ एनिमेट की थी और ये कुछ होवर और ये चीज़ की थी। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने ये सेक्शन कवर कर लेना, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं करूँगा क्या कि ये जो बड़ी सी इमेज नज़र आ रही है ना, इसको एनिमेट करना है। तो सवाल आता है कि कैसे करें, हमें तो नहीं आती, लेकिन मैं हूँ ना, मैं आपको सिखा दूंगा। और काफ़ी अच्छे से मेरी कोशिश रहेगी कि आपको डिटेल इन डिटेल काम हो और हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप हो, ठीक है। तो ये नैप बार को मैं बंद कर रहा हूँ, अब आ रहा हूँ जी हीरो बॉक्स और कंट्रोल बी दबा के मैं थोड़ा सा अपने इस कोड को जूम इन कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जी देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहले अब इस सेक्शन के लिए मुझे यूज़ जी सैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे चाहिए होगा यूज़ रेफ और यूज़ इफेक्ट और खाली जी सैप। और स्क्रॉलिंग बेस अगर एनिमेशन करवानी है तो स्क्रॉलिंग वो क्या कहते हैं उसको, स्क्रॉल ट्रिगर, वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर, एक तो इंपोर्ट कर लूँगा जी यूज़ आर ई एफ, ठीक है। ये आ गया जी यूज़ आर ई एफ। और फिर मुझे चाहिए यूज़ अफेक्ट। तो ये यूज़ अफेक्ट भी मैंने इंपोर्ट कर लिया। तीसरी चीज़ मुझे जो इंपोर्ट करनी है वो मुझे इंपोर्ट करनी है जी जी सैप। तो जी सैप मैंने इंस्टॉल की हुई है, तो वहाँ से इंपोर्ट कर लूँ। और स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है। तो स्क्रॉल ट्रिगर जैसे ही लिखोगे तो यहाँ पर जी सैप ऑल नाम का एक सजेशन आ रहा होगा, क्लिक कर दो तो ये चीज़ हो जाएगी। आफ्टर इंपोर्ट दिस, तो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा जी सैप डॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, याद आ गया मुझे। तो ये रहा रजिस्टर्ड प्लगइन, और रजिस्टर्ड प्लगइन के अंदर मैं अपने स्क्रॉल, आ जाओ ब्रो, इस स्क्रॉल ट्रिगर को इंपोर्ट मतलब कि यूज़ कर लूँगा। इससे क्या होगा कि अब हम स्क्रॉल ट्रिगर को भी जी सैप के अंदर और रिएक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा लेकिन लिखने का जो तरीक़ेकार है ना, वो थोड़ा सा चेंज होगा। बस ये है कि यहाँ पर अभी आप लोग देखो, उसके बाद आप लोगों को पता लग जाएगा। अच्छा जी, आफ्टर इंपोर्टिंग दिस, ये वाले मैंने एक दो तीन चार पांच चीज़ें मैंने की। और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ना एक वेरिएबल बना लेता हूँ, तो कॉन्स्ट बना लेते हैं। और कॉन्स्ट बना के ना मैं इसको लिखता हूँ कि भाई ये है जी हीरो बॉक्स, और हीरो बॉक्स आर ई एफ, मतलब कि यूज़ रेफ का यूज़ करूँगा, तो मुझे पता है आप लोगों को यूज़ रेफ का पता होगा। ये बेसिकली वो हुक है जो रेफरेंस देने में काम में लाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ आर ई एफ इस तरीके से, और इसकी इनिशियल वैल्यू अभी मैं क्या करूँगा जी नल रखूँगा, मतलब इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब इसका ये जो वेरिएबल है ना, इसका रेफरेंस देना पड़ेगा, ताकि जिसका मैं रेफरेंस दूँ वो इस, मतलब कि समझ रहे हो ना, कि मतलब कि मुझे एक रेफरेंस देना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा जी, अपनी जो एक मेन डिव रहेगी वो रहेगी ये वाली। तो इसके अंदर मैं लिख दूंगा जी हीरो बॉक्स, और हीरो बॉक्स करके मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसका रेफरेंस दूंगा इस वेरिएबल को। तो कैसे देते हैं जी, आर ई एफ एट्रीब्यूट से। तो आर ई एफ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा जी हीरो बॉक्स आर ई एफ। इससे भाई क्या हुआ है, इससे ये हुआ है
कि अब हम अपनी यूज एफ की मदद से और इस वेरिएबल की मदद से हम इसके अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि इसके अंदर जितने ये एलिमेंट्स हैं ना, जैसे ये इमेज है, ये वाली डिव है और इसके अंदर मल्टीपल डिव्स हैं, उसको हम बारी बारी करके एक एक करके चाहें तो एनिमेट कर लें, अगर ना चाहें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, एक यूज रेफ हुक का यूज़ किया जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 0 रखी। ये तब तक मतलब कि नल थी जब तक इसको कोई रेफरेंस नहीं मिला। अब इसको रेफरेंस मिल गया, तो अब इसके रेफरेंस के अंदर ये वाली पूरी की पूरी डिव है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं ना, इसको मुझे मतलब कि इसके अंदर इसको एनिमेट करना है। तो किस तरीके से होगा वो मैं अब आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल बना रहे हैं और इसका नाम मैं रख रहा हूँ हीरो बॉक्स एलएम और विच इज़ इक्वल्स टू। तो यहाँ पर अब मैं करूँगा क्या, आपको इस वेरिएबल के नाम से पता लग ही गया होगा कि हीरो बॉक्स के जो एलिमेंट्स हैं ना, उनको मैं गेट करने लगा हूँ। तो कैसे करूँगा वो मैं अब आपको बताता हूँ, क्योंकि यूज़ रेफ का यूज़ किया है तो हर चीज़ का मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले मैं चीज़ें शुरुआत में स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हीरो बॉक्स एलएम नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया। ओके, तो यहाँ पर बनाने के बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है gsap डॉट यूटिल्स डॉट सिलेक्टर। और इस तरीके से लिख के आपको क्या करना है, आपको 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 ये वाला जो वेरिएबल है ना हीरो बॉक्स ref, इसको पास कर देना। इससे क्या होगा जी, इससे ये होगा कि इसके अंदर के जितने एलिमेंट्स हैं ना, वो निकल के इस नाम के अंदर स्टोर हो गए हैं। तो अब मैं जब भी जीसैप का कोड लिखूंगा ना, तो वहाँ पे होता है ना कि जब हम जीसैप डॉट फ्रॉम टू लिखते हैं और उसके बाद हमें बताना पड़ता है कि किसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करनी है, तो वहाँ पे हम सिर्फ इसका रेफरेंस देंगे और आगे लिख देंगे कि कौन से एलिमेंट पे या कौन से क्लास पे वो चीज़ अप्लाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब जी मैं यूज़ करूँगा यूज़ अफेक्ट। और यूज़ अफेक्ट का यूज़ करने का तरीक़ेकार कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये एक कॉल बैक ऐसे ही लेता ना, कॉल बैक एक फंक्शन लेगा और यहाँ पर अगर चाहो तो इंडिपेंडेंसी मतलब कि डिपेंडेंसी अरे लिख दो, जिसका यूज़ ये होता है कि जब वो चीज़ चेंज होगी तब यूज़ अफेक्ट के अंदर जितना कोड है ना वो रन होगा। तो अभी तो ऐसा इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यूज़ अफेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है जी gsap डॉट फ्रॉम टू। ठीक है, और फ्रॉम टू करने के बाद यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एलिमेंट का रेफरेंस देना। तो कैसे दोगे, तो अभी हमने देखा है कि हमने सारे एलिमेंट्स को निकाल के इसके अंदर रखा है, तो हम पहले इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो भी इसका नाम आप लोगों ने रखा होगा। तो हीरो बॉक्स एलम अभी मेरे केस के अंदर ये है, तो हीरो बॉक्स एलम और इस तरीके से पैरेंथेसिस, और अब इसके बाद इसको बताने के भाई किस एलिमेंट को आपने एनिमेट करना है। तो मैं बता देता हूँ कि यार एक क्लास है, ठीक है, उसको एनिमेट करना है। तो इस तरीके से मैंने क्लास लिख दी। अब वो पूछेगा ठीक है, मुझे पता तो लग गया कि कौन से एलिमेंट पे अपनी एनिमेशन अप्लाई करनी है। अब वो पूछ रहा है कि मुझे ये तो बताओ कि एनिमेशन करनी क्या है। ठीक है, तो अब वो मैं बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो एक्स है ना, एक्स से ये -50% हो और वो जो ओपेसिटी है वो इसकी हो 0। ठीक है, अब मैं इसको बताऊंगा कि अगर x से -50 गई है, ठीक है, तो वापस कहाँ पर आनी है, तो वो मैं बताने लगा हूँ। तो x से भाई 0 आ जाए, ओपेसिटी जो 0 थी उसको 1 हो जाए और ड्यूरेशन जो है वो हो जाए 1 सेकेंड। देखते हैं कि काम में आया है कि नहीं आया। तो जैसा कि अभी आपको नज़र आया, ये एनिमेट हो चुकी दोस्तों। तो ये चीज़ आ गई। अब -50 की बजाय मैं इसको +50 या +100 कर रहा हूँ। तो ये चीज़ ठीक है। तो ये चीज़ होगी 1 सेकेंड, मुझे कुछ कम लग रहा है तो मैं इसको 2 सेकेंड करूँगा ताकि स्लो आराम से आए। ये
इस तरीके से। अगर मैं रिफ्रेश अप करूँ तो ये ऐसे आएगी। ठीक है, तो आई होप ये इतनी सी चीज़ आपको समझ में आई होगी। और अब मैं अगला काम स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ पर ये जो होम है ना, होम को अब निकालने के लिए सेम काम मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक स्पेस दे रहा हूँ, यहाँ से भी दे रहा हूँ। अब इस कोड को कॉपी करो और सिर्फ कॉपी पेस्ट चलना है जी। अब कैसे चलना है कि हीरो बॉक्स एलएम के अंदर से आपने क्या करना है, ये जो होम है ना, इसको अब मैं एनिमेट करने लगा हूँ। तो मैं इसका नाम क्या दूँ, मैं इसका नाम देता हूँ H2। ठीक है, H2 ही नाम मैंने दे दिया इसको। तो यहाँ पर आऊँगा तो मैं इसको कहूँगा हीरो बॉक्स एलएम के अंदर एक क्लास है जी H2, उसको एनिमेट करना है सिर्फ ओपेसिटी, ओपेसिटी और वाई से -100 नहीं करना, -30, और वाई से 0, ड्यूरेशन वगैरह ये सारी चीज़ कर दो। तो देख लो कि ये चीज़ हो गई है। तो रिफ़्रेश होगा, उसके बाद ये आ गई। ठीक है, नाइस है। अगर ये पसंद नहीं ना आई तो ये काम कर सकते हैं हम कि यहाँ पर x लिख दें और -80% लिख दें। तो ये चीज़ इस तरीके से आएगी, रिफ़्रेश होगी अब दोबारा से, और उसके बाद ये। ठीक है, तो अभी फोकस हो रहा है जी ये इस कीवर्ड पे, ये जो होम लिखा है ना इस कीवर्ड पर, ये सॉरी यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर ये चीज़ इस तरीके से आ रही है। इतनी सी तो एनिमेशन बेसिक आप लोग कर ही लोगे। अब बारी आती है मज़ेदार एनिमेशन की। और मज़ेदार एनिमेशन ये है कि ये जो लिखा हुआ है ना रेनोवेशन, इस रेनोवेशन को मैं चाह रहा हूँ कि वो जो इस तरह करके एनिमेट नहीं होते हैं कि क्या कहेंगे इसको, मतलब ऐसे करके, है ना, वो जो होता है ना कि एक एक करके वर्ड आ रहा है, और वो चीज़ एनिमेशन में इस पे करना चाह रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले भाइयों, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा जी। सबसे पहले मैं वो टेक्स्ट देखूँगा कि वो लिखा कहाँ पर है। तो ये लिखा है जी H1, और यहाँ पर अब मैं करूँगा क्या कि इसको एक एक लेटर के अंदर डिवाइड कर दूँगा। मतलब कि इसके अंदर जितने लेटर लिखे हैं ना, इन सब को मुझे अलग-अलग करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ ऐसे वाली एनिमेशन, ठीक है, ये बेबी वाली एनिमेशन चलेगी। तो उसके लिए मैं अब करूँगा क्या, यहाँ पर जी मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ कि ये जो टैग है ना, तो इसको मैं ना एक क्लास दे रहा हूँ। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ जी H1 डॉट हाई, हाँ ऐसे H1 हाई ओपेसिटी। तो ये मैंने नाम दे दिया जी इस वाले कीवर्ड को। तो अब आ जाओ जी ऊपर। अब थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा लॉजिकल काम होने वाला है, और वो क्या होगा वो मैं अब आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इस एलिमेंट को गेट करना है। तो हमें तो पता है ना गेट कैसे करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टेड के थ्रू। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट लिखकर मैं कॉन्स्ट भी लिख सकता हूँ, वेयर भी लिख सकता हूँ। तो कॉन्स्ट या वेयर लिख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, क्या यूज़ करें, कॉन्स्ट कर लेते हैं, चलो कॉन्स्ट कर लो। तो कॉन्स्ट यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी H1। अब इस H1 के अंदर मैं उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लूँगा, क्वेरी सिलेक्टर, और डॉट्स ला के मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा। तो इसकी ये वाली जो क्लास है ना भाई, ये मैं कर लूँगा कॉपी, और कॉपी करके मैं यहाँ पर इस तरीके से डॉट लगा के पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और अगर मैं कंसोल पे आप लोगों को दिखाऊं तो कर लोग, और यहाँ पर अगर H1 एंटर कर दूं, तो H1 एंटर करके अब कंसोल लॉग करके देखते हैं, और फिर पता लगेगा कि हमारे पास आया क्या। ठीक है, तो रिफ़्रेश करते हैं, और रिफ़्रेश करने के बाद मेरे पास शायद ये एलिमेंट आ गया हो। अभी तो कोई नहीं आया, ये क्या मसला है। तो एक काम ये हो रहा है, एक काम ये हो रहा है कि ये जो कॉन्स्ट है ना, कॉन्स्ट अगर मैं वेर कर दूं कंसोल डॉट लॉग H1, तो यार आना तो चाहिए था। हाँ ये देख रहे हो, ये आ गया। और अब मैं करूँगा क्या, अब मैं चाहता हूँ कि इस टैग के अंदर ये वाला जो कंटेंट लिखा है ना ये सिर्फ प्रिंट हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं उसके लिए करूँगा कि ये जो वेर लिखा है ना, वेर H1, अब H1 को मैं सिर्फ
उसका टेक्स्ट निकालने के लिए मैं इसको नाम दूंगा जी h1 टेक्स्ट विच इज़ इक्वल टू, तो h1 डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट। इससे क्या होगा कि मेरा वो अंदर वाला जो टेक्स्ट है ना वो निकल के बाहर आ जाएगा। और अब मैं अगर लॉक करवा कर यहाँ पर h1 टेक्स्ट लिख दूँ तो यहाँ पर वो चीज़ आ जाएगी जो इसके अंदर लिखी हुई है। सी ये आ रही है ना, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये वर्ड है, अब ये एक लेटर के अंदर आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी h1 टेक्स्ट विच इज़ इक्वल टू। अब मैं करूँगा क्या कि ये जो h1 टेक्स्ट है ना इसको करूँगा स्प्लिट। स्प्लिट समझ तो क्या है? स्प्लिट बेसिकली ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो हमारे बड़े से बड़े कंटेंट को एक ऑन द बेसिस ऑफ, मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। स्प्लिट एक ऐसा फंक्शन है कि जब भी हम चाहते हैं ना कि हम एक कंटेंट में से उसके एक एक लेटर को अलहदा करें तो वो हम कर सकते हैं स्प्लिट फंक्शन के थ्रू। किस तरह करते हैं वो अब मैं करने लगा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दी h1 टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, और डॉट स्प्लिट इस तरह से मैं सिंगल कोट्स के अंदर अभी कुछ भी नहीं लिख रहा। इसका मतलब ये है कि मैं h1 के जितने भी जो भी इसके अंदर लिखा है ना, मतलब रेनोवेशन वर्ड लिखा है, अब उस वर्ड को मैं क्या करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ नथिंग स्प्लिट कर दूंगा। मतलब अब क्या होगा कि वो जो रेनोवेशन लिखा ना उसका एक लेटर अलग अलग कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता, यहाँ पे नाम दे देता हूँ जी इसको स्प्लिटेड टेक्स्ट। और बाय द वे ये जो मैं नाम दे रहा हूँ नहीं, आप लोग कुछ भी दे सकते हो, उसमें मसला नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर मैं बाद में काफ़ी देर बाद ये कोड देखूँ तो मुझे समझ में आ जाए हाँ ये स्प्लिटेड टेक्स्ट h1 ये क्या चीज़ें हैं, तो वो समझने में ना कोड वो आसानी हो जाती है। अब मैं यहाँ पर जी अपने स्प्लिटेड टेक्स्ट को अगर देखूँ ना तो यहाँ पर क्या आएगा जी, रिफ्रेश करने के बाद कुछ एरर आ रहे हैं कि ये वही चीज़ आ गई। ओके नाइस। तो यहाँ पर जी h1 टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट लिखा है। अब मैं क्या करूँगा कि स्प्लिटेड टेक्स्ट नाम का h1 टेक्स्ट को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। नाइस। तो अगर मैं यहाँ पर ये काम ना करके मैं यहाँ पर डॉट स्प्लिट लगा दूँ और स्प्लिट लगाकर अगर मैं इस h1 टेक्स्ट को ही मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ तो क्या निकलेगा मेरे पास? मेरे पास एरर आ रहा है ये कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग टेक्स्ट कंटेंट। नाइस। तो ये एरर आ रहा है, तो इसको पहले सॉर्ट आउट करते हैं ये एरर क्यों और मतलब कि क्यों आ रहा है। तो दोबारा कर लेते हैं। const h1 which is equals to document dot query selector, और query selector करके मैं डॉट ये वाली h1 हाइट ओपेसिटी मैंने लिखा है यार, हाई ओपेसिटी कर लेते हैं। तो हाई ओपेसिटी ये मेरे पास h1 आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि h1 के अंदर का कंटेंट है, तो h1 टेक्स्ट लिखकर मैं यहाँ पर पता लगा लूँगा कि h1 के अंदर जो भी टेक्स्ट कंटेंट है उसको आप स्प्लिट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ नथिंग। और जैसे स्प्लिट होगा उसके बाद मैं लिखूँगा कि लॉग पे प्रिंट करवा दो। लॉग पे प्रिंट क्या करवा दो h1 टेक्स्ट, और h1 टेक्स्ट को प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पर मेरे पास कमॉन यार, हाँ तो ये चीज़ मेरे पास आ गई। CRENOVATION। ठीक है, देख रहे हो इसको, अगर एरर्स को मैं हाइड करके दोबारा से यहाँ पर ऑन करूँ ना तो अब आप लोगों को यहाँ पर वो चीज़ आएगी नज़र। अब h1 टेक्स्ट के बाद मैं क्या करूँगा, अब चीज़ें तो सारी मेरी h1 टेक्स्ट के अंदर है, मतलब एक एक लेटर मेरे पास। या ये एरर आ क्यों रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये देख रहे हो एरर आ पता नहीं क्यों रहा है। अगर ये मैं ख़त्म कर दूं तो एरर चला जाएगा। हाँ जी वो तो चला जाएगा। यहाँ से इसको भी हाइड कर दो, और अब मैं अगर इसको अनकमेंट कर दूं
तो एरर नहीं आया, मतलब कि अभी कोड चला है। तो अगर मैं log कर दूं console.log और यहाँ पर h1 टेक्स्ट को पास कर दूं तो मेरे पास वो h1 आना चाहिए। यहाँ पर सी आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इस एक एक एलिमेंट पे मैं एक कह लो कि लूप चलाऊंगा, और लूप कैसे चलेगा वो मैं अब बताता हूँ, आ जाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कंसोल वाला ये लाइन ख़त्म कर दो। अब मेरे पास, मुझे पता है कि मेरे जो वर्ड है वो एक एक सिंगल सिंगल लेटर के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब मैं एक अरे के ऊपर एक स्पेशल किस्म का लूप चलाऊंगा जिसका नाम है जी फॉर ईच, ठीक है। तो फॉर ईच यहाँ पर किस पे चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा जी h1 टेक्स्ट पे, और h1 टेक्स्ट पे मैं डॉट फॉर ईच करके यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा। और फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, यहाँ पर इसका पैरामीटर के अंदर मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ जैसे कि एलम, एलम मतलब एलिमेंट। तो जब जब ये लूप चलेगा तो अरे के हर एक एलिमेंट जो है वो उठकर इस एलम नाम के वेरिएबल के अंदर आएगा। और जब एलम के अंदर आएगा तो मैं अगर कंसोल पे आप लोगों को दिखाऊं कंसोल डॉट लॉग करके इस एलम को, तो देखो क्या आता है। लेट्स सी, कम ऑन ब्रो। तो देख रहे हो ये एक लेटर मेरे पास आया, सी। इससे अब पता क्या लगा कि मेरे पास एक एक लेटर पे मैं अब जा सकता हूँ। तो मैं करूँगा क्या, एक होशियारी वाला काम है, यहाँ पर एक ना एक वेरिएबल बना लूँगा, ठीक है। जैसे कि मैं वेरिएबल बना रहा हूँ जी, यहाँ पर वेरिएबल, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसका नाम, क्या नाम दूँ, मैं उसका नाम दे देता हूँ क्लटर, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने क्लटर दिया है, कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी क्लटर दिया तो मसला ही कोई नहीं, क्योंकि अभी हमें वेरिएबल चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्लटर नाम का एक वेरिएबल दिया। अब मैं इस फंक्शन के अंदर आके मैं इसको क्या कहूँगा, मैं इसको कहूँगा कि भाई क्लटर प्लस एंड इक्वल, और यहाँ पर एलम, ठीक है। इससे क्या होगा कि हर बार ये लूप चलेगा, और लूप चलते वक्त क्या होगा कि क्लटर में एक नई वैल्यू जुड़ती जाएगी। जैसे कि पहली बार अगर लूप चलेगा तो क्लटर में स्टोर होगा सिर्फ आर, दूसरी बार चलेगा तो आर तो पहले से है, तो अब साथ में जुड़ गया ई, तो बन गया आर ई। फिर तीसरी दफ़ा चलेगा, फिर चौथी, इस तरह 10 दफ़ा चल के मेरा एक वर्ड कंप्लीट बन के इस क्लटर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर स्टोर हुआ है, और अब मैं आप लोगों को कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं क्लटर, तो क्लटर आ जाओ प्लीज़। तो यहाँ पे अगर क्लटर दिखाऊं तो क्लटर के अंदर एक कंप्लीट वर्ड यहाँ पर लिखा आएगा, सी ये आ गए रेनोवेशन। अब ये कहाँ पर लिखा आ रहा है, ये आ रहा है इस क्लटर के अंदर। अब मैं करूँगा क्या, अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसको बताऊँगा कि h1 के अंदर इनर HTML, मतलब कि h1 के अंदर जो है ना, आप इस क्लटर को पास कर दो, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो h1 है ना, h1 के अंदर ये क्लटर पास तो मैंने कर दिया। इससे फ़ायदा ये हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ, यहाँ पर अनडिफाइंड क्यों लिखा आ रहा है, हेलो ब्रो, ये लो जी, फिर से वही आ रहा है ना इशू। ठीक है यार, अगर ये कंप्लीट अनहाइड कर दूं तो सारी चीज़ें ओके है, और अब अनहाइड मतलब ये कर दूं और ये सारी चीज़ें ओके है। और अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखूं तो ये रेनोवेशन लिखा आ रहा है, ठीक है। अभी तक सारी चीज़ें ओके है। अब एलएम के अंदर मैं एक काम करूंगा, एलएम लिखने के बजाय मैं क्या करूंगा कि जब जब ये लूप चले तो मैं चाहता हूँ h1 के अंदर उसका हर लेटर एक अलहदा स्पैन के अंदर कन्वर्ट हो। तो अलहदा स्पैन के अंदर कन्वर्ट होगा कैसे, आपको लगाना है ये टेम्पलेट लिटरल्स, और यहाँ पर आपको लिखना है जी स्पैन टैग, कुछ इस तरीके से। और स्पैन टैग के अंदर आपको अब डॉलर, और इस तरीके से ये यूज़ करके मैं क्या पास कर दूंगा इस एलम को। तो अब क्या होगा कि आर आएगा स्पैन टैग के अंदर, और वो
यूज़ हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो अब मेरा एक एक वर्ड लेटर इसके अंदर स्टोर हो चुका है। ओके नाइस, एक ये रेनोवेशन है, एक ये रेनोवेशन है, और इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं आया। तो अब मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो फिर से वही एरर आएंगे। सी देखना कैसे, रिफ्रेश करूँगा ना तो ये आएगा जी एरर, ये लो। हाँ, रिफ्रेश हो गया। और अब देख रहे हो ये एक एक लेटर, अगर यहाँ पे साइड पे देखो ना, आपको दिखाऊं तो ये देख रहे हो एक एक लेटर स्पैन टैग के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है जी, तो ये चीज़ हो गई मेरी। अब मैं इसको एनिमेट कर सकता हूँ ईजिली। तो एनिमेट किस तरीके से करना है, तो आ जाओ जी अपने इस यूज इफेक्ट नाम के हुक के अंदर, जिसके अंदर सारी एनिमेशन परफॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जी जी सैप डॉट फ्रॉम टू, और फ्रॉम टू करके मैं कहूँगा कि भाई अब हमें पता है कि H1 के अंदर एक स्पैन टैग है। तो मैं एक ये करूँगा कि मैं उसको कहूँगा कि भाई H1 हाई ओपेसिटी ये एक क्लास है, इसके अंदर जो स्पैन है ना उसको आपने एनिमेट करना है। उसको आप पता लग गया कि हाँ इसको तो एनिमेट करना है, लेकिन एनिमेशन देनी क्या है। तो एनिमेशन भाई आपने ये देनी है कि वाई से आप मूव करवा लेना तकरीबन तकरीबन एक स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ 50% से, और ओपेसिटी ओपेसिटी आप मूव करवा लेना 0 से। और अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा जी कहाँ तक आएगा, तो मैं इसको कहूँगा वाई से 0 आ जाए। ठीक है, जो ओपेसिटी 0 थी उसको आप 1 कर दो, और कितना टाइम लगे तो ड्यूरेशन मैं कर देता हूँ जी 1 सेकेंड। और अब देखते हैं कि मेरी ये एनिमेशन हुई है कि नहीं। तो सबसे पहले तो भाई मुझे ये एरर देखने को मिल रहा है। ओके, तो जी एरर फाइंड हो चुका, मुबारक हो आप लोगों को। और वो एरर पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने कोड लिखा है जी कुछ ऐसा, ठीक है। अब मसला ये आ रहा है कि वो जो हमें बार बार एरर शो कर रहा है टेक्स्ट कंटेंट इज नल नल नल, तो इसका मतलब ये है कि हमारा रिएक्ट चलने से पहले हमारा ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है ना वो पहले चल रहा है। तो अब हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर तो H1 है, ठीक है, अगर H1 सिलेक्ट हुआ है तो तभी ये चीज़ें करना, अदरवाइज ना करना। तो वो कैसे करेंगे, तो इसको मैं कर रहा हूँ जी अभी कट। अब मैं एक लूँगा जी यूज़ अफेक्ट, एक यूज इफेक्ट हुक लेने के बाद यहाँ पर एक इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन डाल देता हूँ, और डालने के बाद यहाँ पर एक इस तरीके से डिपेंडेंसी एम्प्टी अरे डाल दूंगा। ठीक है, चाहो तो डाल दो, चाहो और ना डालो, ये अब आपकी मर्जी है। ठीक है, अब वो जो कोड मैंने कट किया ना यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पर अब मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि अगर तो H1 है तो क्या करो, तो ये सारा काम कर दो। तो ये क्या करेगा, अगर तो H1 निकल आएगा तो तब ये चीज़ें करेगा। तो अब मेरा वो जो एरर आ रहे थे वो रिमूव हो गए, ये वार्निंग है, इसको ख़त्म करो। अच्छा, तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो अभी तक मेरा काम ये हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि H1 हाई ओपेसिटी के अंदर स्पैन है और उसको ये एनिमेट कर दो। तो क्या मेरा ये एनिमेट हो रहा है, हाँ एनिमेट तो हो रहा है। अगर अभी भी नज़र नहीं आया ना तो इसको मैं कर रहा हूँ 2 सेकंड पे, कंसोल में ज़रा 1 सेकंड के लिए बंद कर दूँ, और रिफ्रेश होने के बाद हाँ एनिमेट तो हो रहा है। अब आपको बताता हूँ कि अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि यार आपने तो यहाँ पे वाई से 50% और वाई से तो ये तो एनिमेट नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये जो स्पैन एलिमेंट है ना, स्पैन ये बेसिकली होता है एक इनलाइन एलिमेंट। तो इनलाइन एलिमेंट पे कभी भी ये वाई प्रॉपर्टी काम नहीं करती। अब समझते हैं कि वाई है एक्चुअली में क्या। तो वाई बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको CSS में हम लिखते हैं कुछ ऐसे हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई और आगे -50 या +50। ठीक है, तो चूंकि ये इनलाइन होने की वजह से ऊपर नीचे ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म वाई नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल बनाऊंगा जी स्टाइल डॉट सी एस एस, और स्टाइल डॉट सी एस एस करके मैं पहले तो इस सी एस एस को यहाँ पे इंपोर्ट करा लूँ। तो किस तरीके से इंपोर्ट करानी है जी, यहाँ पर मैं सबसे टॉप पर मैं लिख देता हूँ जी इंपोर्ट और डॉट स्लैश
स्टाइल डॉट सी एस एस, और स्टाइल डॉट सी एस एस करके मैंने अपनी ये सी एस एस की फाइल इसके साथ लिंक कर ली। और लिंक करने के बाद मैं क्या कहूँगा कि सेम कोड ये पकड़ूंगा, ठीक है, और यहाँ पर लिखूंगा। और लिखने के बाद इसको कहूँगा कि भाई सबसे पहले जो इसका डिस्प्ले है ना वो कर दो इनलाइन ब्लॉक। अगर इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद ये देख रहे हो ये एनिमेट हो चुका। अब आप सोचोगे कि ये जो चीज़ है ये एन नीचे क्यों गया है, क्योंकि इसका जो पेरेंट है ना ये वाला, इसकी विड्थ कम है, तो इस वजह से। तो सबसे पहले इसकी जो विड्थ है ना वो मैं कर देता हूँ, विड्थ कितनी करूँ, विड्थ कर देता हूँ 150। ऐसा करते हैं 50% कर देते हैं, तो 50% रिफ्रेश अभी भी नहीं। अगर मैं बैकग्राउंड कलर कोई भी दे दूँ, जैसे कि ये वाला दे देते हैं ब्लू वॉयलेट, तो ये चीज़ आ गई। 50 की बजाय अगर मैं ऐसा करते हैं, हाँ 100% विड्थ दे देता हूँ, 150% दे देते हैं। ये इस तरह 120 भी कर सकते हैं। हाँ, तो 120% पे ये मेरी रेनोवेशन जो का जो वर्ड है वो कुछ इस तरीके से आ गया। और अब अगर मैं इसको एनिमेट करूँगा तो सी क्या होगा कि ये एनिमेट होता हुआ नज़र आएगा। तो एक और मज़े की बात बताऊँ, ये ओवरफ्लो अगर मैं इसका हिडन कर दूंगा ना तो एक और मज़े का इफेक्ट ये बनेगा, कटा हुआ सा। रिफ्रेश हो जा भाई प्लीज़, नहीं हुआ मैं कर देता हूँ। तो ये कटा हुआ ये इफेक्ट बना। अब आप सोचोगे यार आप तो कह रहे हो कि इस तरह से वेवी इफेक्ट बनाना है, ठीक है, मतलब ऐसे वेव के अंदर आए, तो वो कैसे लाओगे आप। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा प्रॉपर्टी स्टैगर नाम की। और स्टैगर में यहाँ पर अगर दे दूँ 0.15, तो अब एनिमेशन भाई देखो। हाँ 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 हाँ, मुझे पता है आप लोगों को मज़ा आया होगा। मैं फिर से रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखा दूँ तो ये चीज़ इस तरीके से बन गई। तो यही मैं चाह रहा था कि इसमें बने। तो अगर ड्यूरेशन आपको कम करनी है तो 1 सेकेंड कर सकते हो, नो डाउट। तो 1 सेकेंड पे ये एनिमेशन चली। आई होप यहाँ तक आपको लाजमी अच्छी लगी होगी जी, ये एनिमेशन प्यारी सी। और रिफ़्रेश करने पे मैं यार दोबारा देख लूँ और ये चीज़ इस तरीके से आ गई। नाइस। अब ये जो पिछला टेक्स्ट है, पिछले टेक्स्ट को भी एनिमेट करना है, तो लेट्स मेक दी पिछले टेक्स्ट की एनिमेशन। तो यहाँ पे जी सैप डॉट फ्रॉम टू और हीरो बॉक्स के एलएम के अंदर मैं इसको कहूँगा ये वाला H1। तो इसको मैं कह देता हूँ जी H1 हाई ओपेसिटी। अगर मैं इसको भी दे दूंगा ना तो क्या होगा कि दोनों इकट्ठे एनिमेट हो जाएंगे, ये और फिर ये। नाइस, अच्छा लगा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और रिफ्रेश करने के बाद मेरी ये दोनों हेडिंग्स कुछ ऐसे एनिमेट, ये क्या हुआ है, पिछली एनिमेट हो रही है अगली क्यों नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पर सिंपली कर दूँ लो तो अगली एनिमेट होगी ना, ऑफ कोर्स अगली एनिमेट होगी। नाइस। तो मैं क्यों ना इस यूज इफेक्ट को कॉपी करके एक और पेस्ट कर दूं, और यहाँ पर अब मैं कर दूं लो ओपेसिटी। और लो ओपेसिटी करके सेम एज इट इज़ काम कर दूं, ठीक है। और इसको कॉपी करके ये वाली जो चीज़ है ना इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कर दूं लो ओपेसिटी। तो काम तो सबने सेम ही करना है, लेकिन अभी नहीं करेगा, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि ये दोनों काम मुझे लो के लिए भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं लो लिख दूं, तो लो से क्या होगा कि वो सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ काम करेंगी। तो दोस्तों रिफ्रेश करने पर चेंजेस रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आएंगी। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ लग गया हो। तो अब अगली चीज़ें करते हैं जी ये वाली। तो लेट्स मेक द एनिमेशन ऑफ दिस। अच्छा, तो अब आ जाओ नीचे।
अब आगे गया जी, आगे है जी ये वाला जो पैराग्राफ है ना, इसको मैं सिंपल एनिमेट करवाऊंगा। और एनिमेट है जी ये पी टैग। नाइस। तो और तो नहीं ना इसमें कोई पी वगैरह? इसमें देख, हाँ इसमें तो है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इस पी को ना, इस पी को एक क्लास दूंगा जिसका नाम दूंगा जी बायो। और बायो देकर यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसके यहाँ पर पेस्ट करके इसको कहूँगा कि सॉरी, यहाँ पर बायो नाम की एक क्लास होगी, उसको सिलेक्ट कर लो और एक्स से -80 और ये कर दो। तो सी, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर ये हम ये वाली एनिमेशन देख रहे हैं। इसमें ओपेसिटी ठीक है, ओके नाइस है। अब ये बटन भी चाहिए, तो सेम काम कॉपी पे सब चलना है। तो पहले तो ये बटन ढूंढ लो किधर लिखा है ना, तो उसके बाद ही होगा ना बटन। ये गेट अ फ्री एंकर टैग ये लिखा है, इसको मैं सबसे पहले लिख देता हूँ जी, क्या दूँ, वाइट बटन। तो वाइट बीटीएन और सेम इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा जी वाइट बीटीएन। वाइट बीटीएन करने के बाद इसको और इसको मैं वाई से मूव करवाऊँगा और ये चीज़ मेरी एनिमेट होगी। हो जो भाई यार। ओके नाइस। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर -80 की बजाय +80 से शुरुआत लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गई। उसके बाद अब ये जो डिव है ये हम अब पूरी की पूरी मैं इसको एनिमेट करवाऊँगा। पूरी की पूरी भी एनिमेट करवा सकते हैं, एक एक करके भी एनिमेट करवा सकते हैं। ऑप्शन अब मेरी है कि मैं किसको चूज़ करूँगा। तो वीडियो भाई लेंथी हो रही है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक एक को कराने के बजाय मैं एक इस पूरी की पूरी मेन डिव को ही कर दूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि नहीं। और अगर आपको कुछ और करवाना होगा तो कमेंट तो आप लोग कर ही दोगे, मुझे पता है आप लोगों का, ठीक है। तो उसके लिए जी आ जाओ जी यहाँ पर सबसे ऊपर। ये वो डिव है जिसके अंदर ये सारा कंटेंट वगैरह लिखा है। तो इस डिव को मैं दूंगा जी, जैसे कि ब्लर बॉक्स कह देते हैं उसको, ठीक है। तो ब्लर बॉक्स को मैं क्या कहूँगा, ब्लर बॉक्स को कहूँगा जी ये एनिमेट हो जे यहाँ पर। और क्या नाम है जी, ब्लर बॉक्स क्लास कॉपी और यहाँ पर क्लास रिप्लेस। और सी एनिमेशन मेरी लग गई, सिर्फ एक दो चीज़ों को कॉपी करने के बाद। -80 की बजाय +80 से ले आऊँ तो वो ज़्यादा अच्छी रहेंगी। नाइस यार, बुरा तो नहीं है, मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है एनिमेशन ये वाली, ठीक है। अगर ये आपको एक्स से नहीं लानी तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं वाई से ले आता हूँ ताकि नीचे से ऊपर आए ये। ओके, तो ये चीज़ आ गई। तो यहाँ तक जी मेरा ये सेक्शन ओके है। नाइस। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an